हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, आप इंश्योर कर लें जब भी आप रिकॉर्डिंग करें वहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो और आपकी जो वॉइस है वो क्लियर हो। आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको फिजिबल लगे। बस आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें। आपका स्टोरीज का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। आज की पहली स्टोरी आसिफ रसूल साहब ने भेजी है और बाय प्रोफेशन ये एक डिप्लोमा होल्डर हैं। इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है। ये बताते हैं कि बैक 1999-2000 में जब इनका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था तो इन्होंने अपने कज़न से मशवरा किया कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें और बहुत जल्दी ग्रो कर सकें। काफ़ी कोशिश के बाद बिलाखिर इन लोगों ने एक छोटी सी कंपनी बना ली और ये जो कंपनी थी ये टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। और शुरू में क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस मार्केट में नए नए थे तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए कराची से हैदराबाद तक सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अक्सर ऐसा होता कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से इनको कॉल आती, इनको कहा जाता कि वो आएँ और आके इनका जो फॉल्ट है उसको दूर कर दें। वैसे ही 2002-2003 में एक कॉल रिसीव हुई और ये जो कॉल थी ये नूरियाबाद की एक फैक्ट्री से आई थी। इनको अप्रोच किया गया कि कुछ मसला है, कोई मेल फंक्शनिंग है, इसको आके सॉल्व करें और जितना जल्दी हो सकता है आपने इसको सॉल्व करना है। जब इनको कॉल रिसीव हुई थी तो तकरीबन 7-7:30 बजे का टाइम था और रात होने वाली थी। ये कोशिश करते थे कि आउट ऑफ स्टेशन यानी कराची से जब बाहर जाना हो तो दिन के वक्त में जाएं। अब क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आपको किसी भी तरह आज रात को ही इस मसले को हल करना है, लिहाजा इन्होंने यही डिसाइड किया कि अच्छी रेपुटेशन के लिए, क्लाइंटेज को क्रिएट करने के लिए या कॉरपोरेट इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए इनको ये सब कुछ करना होगा। इन्होंने अपनी कल्टस निकाली और कल्टस में जो बेसिक एसेसरीज थी, जो सामान की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी की, पेट्रोल फिल किया और नूरियाबाद की तरफ रवाना हो गए। अब कराची से जब आप नूरियाबाद की तरफ जाते हैं तो तकरीबन सफ़र 1 घंटे का या 1.25 घंटे का सफ़र है। जब ये कराची से निकले थे तो रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और इनको पता था कि रात के 12 बजे तक उस इंडस्ट्री में या उस फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मंजिल के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था जो मेरी गाड़ी है उसने मिसिंग करना शुरू कर दिया है। मैं हाईवे के ऊपर मौजूद था, चारों तरफ सन्नाटा था, शदीद सर्दी हो रही थी, बल्कि सर्दी के साथ साथ थोड़ी बहुत धुंध भी मौजूद थी। खैर, जैसे ही मैं नूरियाबाद के अंदर एंटर होने वाला था उससे तकरीबन 5 या 7 मिनट पहले एकदम से मेरी गाड़ी ने झटके लिए और झटके लेने के साथ ही वो बंद हो गई। अब जहाँ पे मेरी गाड़ी बंद हुई थी वहाँ पे ना कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई स्टॉप था और इत्तफाक से उस वक्त कोई होटल भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता मुझे वहाँ से खड़े खड़े नज़र आ रहा था कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ के मैं करीब आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह से धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा था। खैर, ये देख के मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और मैं गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद यूजुअली जैसे हुआ करता है, सबसे पहले मैंने बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद चेक करना शुरू किया और मैं समझना चाह रहा था कि आखिर ये जो फॉल्ट है वो क्यों हुआ है। जैसे ही मैंने उस बोनट को खोला, बोनट खोलते ही मुझे एकदम से अजीब सी आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे आमतौर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को घसीटते हैं या आप ये समझ लें कि अगर कोई अपाहिज आदमी हो और वो अपनी बॉडी को खींचता हुआ ज़मीन के ऊपर चल रहा हो तो जिस तरह की आवाज़ आया करती है वैसे ही आवाज़ आ रही थी
और ऐसा लग रहा था कि कोई अपने आप को घसीट घसीट के चल रहा है। अब जैसे ही मुझे इस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई तो एकदम से जो मेरा फोकस था वो बोनट से या गाड़ी से हटा, और जैसे ही मेरा फोकस हटा तो मैंने देखा कि दूर धुंध के अंदर कोई चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है, और जो भी चलता हुआ मेरे करीब आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उसका एक पाँव खराब है और उस पाँव को वो ज़मीन पे घिस के चल रहा है। खैर, मैंने गाड़ी को छोड़ा और मेरा फोकस उस तरफ था, क्योंकि आम तौर पे अब से 20 साल पहले आप नूरियाबाद का जिक्र करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था और आपको हर वक्त डर मौजूद रहता था कि कब कोई गाड़ी स्नैच करने ना आ जाए या हमसे कोई छीना झपटी ना कर ले। खैर, मैं अपने तौर पे विजिलेंट हो चुका था और मैंने उस ऑब्जेक्ट को या जो भी वहाँ से आ रहा था उसको मुसलसल ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई औरत है जो अपना एक पाँव घसीटती हुई मेरे करीब आ रही है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत टॉल सी औरत है और उसके जो बाल हैं वो मुकम्मल तौर पे बिखरे बिखरे बाल हैं। खैर, जैसे ही वो मज़ीद करीब आई तो मैंने उसको देखना शुरू किया। वो एक गोरी चिट्टी सी औरत थी और उसका जो चेहरा था बहुत ज़्यादा रौनक वाला था, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो ना होने के बराबर थे और वो नीम भराना हालत में मेरे सामने मौजूद थी, और उसके कपड़ों में से जहाँ जहाँ से उसका जिस्म झलक रहा था वहाँ पे खून भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ख्मी औरत है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है और उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं बड़ा हैरान था कि अगर ये ज़ख्मी है या इसको चोट लगी हुई है या इसका पाँव टूटा हुआ है तो इस तरह मुस्कुरा कैसे सकती है। खैर, उसको देख के मुझ पर थोड़ा सा खौफ तारी हुआ और मैंने उससे पूछा कि जी मोहतरमा, फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मुझे बस ज़रा आगे तक जाना है, अगर हो सके तो मुझे आगे तक छोड़ दो। उसके मुस्कुरा के जवाब देने पे मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि मेरे लिए वो एक ज़ख्मी औरत थी और उसकी जो हालत थी वो काबिल रहम थी। खैर, मैंने उससे पूछा कि आपको आगे कहाँ पे जाना है। वो कहने लगी कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, अगर तुम मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हो तो मेहरबानी होगी। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, क्योंकि एक ज़ख्मी इस कदर ज़ख्म के साथ और इस तरह बुरी हालत में मेरे सामने मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। पहले तो मैंने उसको कहा कि मेरी जो गाड़ी है उसकी हालत ख़राब है और वो स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाना है, मुझे नहीं पता कि रास्ते में कोई अस्पताल आएगा या नहीं आएगा। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया और बोनट को देखने लगा। इस दौरानिए में मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो औरत मेरे सामने खड़ी हुई है ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल मैं आंखें नीचे करके आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, और उसके बाद जब मैंने बैक साइड पे देखा तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना उसका कोई नामो निशान मौजूद था। इस दौरानिए में मैं गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी को मैंने दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र कि गाड़ी फ़ौरन से स्टार्ट हो गई और मैंने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा, और वहां पहुंच के मैंने उन लोगों से सलाम दुआ की, और सलाम दुआ करने के बाद मैंने जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में जानना शुरू किया। तकरीबन 10-15 मिनट तक उस फॉल्ट को मैं समझता रहा, और जब मेरी फॉल्ट समझ में आ गया तो मैंने प्लांट पे जाके उस फॉल्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे। अल्लाह का शुक्र है कि जो फॉल्ट था उसको मैंने पकड़ लिया था, और ना सिर्फ पकड़ लिया था, इनका मसला सॉल्व कर दिया। जब ये सारा मसला सॉल्व हो चुका तो उसके बाद वहाँ पे जो गार्ड मौजूद था या उनका जो सुपरवाइज़र था, मैंने उसको कहा कि आप जाएं, जाके चेक कर लें, और अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हैं तो मेरी पेमेंट मुझे कर दें ताकि मैं यहाँ से वापस कराची जा सकूँ। खैर, वो सुपरवाइज़र और उनका गार्ड वहाँ पे गए और वो प्लांट को चेक करने लगे। इस दौरानिए में मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट के कश लगाने लगा। सिगरेट पीते पीते मैं चारों तरफ देख रहा था
और एकदम से मेरी नज़र इसकी छत पे पड़ी। जब मैंने छत की तरफ नज़र मारी तो मैंने देखा कि वहाँ पे वही लड़की खड़ी हुई है जो अभी कुछ देर पहले रास्ते में मुझे नज़र आई थी और जो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। और वैसे ही अजीब नज़रों से वो मुझे देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है बल्कि मुस्कुरा रही है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे औसान खता हो गए। सिगरेट पीना तो दूर की बात है, मैं वहाँ से जल्दी से निकला और जहाँ पे इनके सुपरवाइज़र और गार्ड मौजूद थे मैं उनके पास आ गया। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरी सांस फूली हुई थी, मेरे पसीने छूट रहे थे। उनमें जो गार्ड था वो कहने लगा कि सर खैरियत तो है, आपकी तबीयत ख़राब लग रही है। पहले तो मैं छुपाने की कोशिश करता रहा, मैंने कहा हो सकता है मेरा बीपी लो हो रहा हो, लेकिन जो उनका सुपरवाइजर था उसको अंदाजा हो चुका था। वो कहने लगा सर आप बैठ जाएं, रिलैक्स करें और मुझे बताएं कि हुआ क्या है। काफ़ी देर तक मैं चुप रहा और जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, रास्ते में मुझे एक औरत नज़र आई थी और उसकी ये हालत थी, और उसी औरत को अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री की छत पे देखा है। ये सुनने के बाद वो जो सुपरवाइज़र था या वो जो गार्ड था दोनों मुस्कुराने लगे और कहने लगे सर आप पहले आदमी नहीं हैं जिन्होंने इस औरत को विटनेस किया है। आज से पहले भी बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्रियल जोन के जो लोग हैं, वो इस औरत के बारे में जानते हैं। ये औरत अक्सर लोगों को हाईवे पे नज़र आती है और हाईवे के साथ साथ नूरियाबाद के एरिया में भी देखी गई है। हम लोगों को तकरीबन उसको देखने की आदत हो चुकी है। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ के आते हैं। ये औरत सिर्फ हम लोगों को नजर आती है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यह सुनने के बाद मेरे औसान खता हो चुके थे। मुझ पर शदीद खौफ तारी था क्योंकि अभी रात के तकरीबन 4 बजे थे और मुझे कराची किसी भी सूरत में सुबह से पहले पहुंचना था। खैर मैं वहाँ पे कुछ देर रुका, अपने आप को रिलैक्स किया और मुसलसल कुरान आयत पढ़ते हुए, बल्कि अपनी गाड़ी में भी मैंने तिलावत प्ले कर दी थी। तिलावत प्ले करने के बाद मैं कराची की तरफ रवाना हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि 1 से 1.5 घंटे में मैं अपने घर पहुंच गया, और घर पहुंचने के बाद मैंने दोबारा से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं खैरियत से घर आ चुका हूं। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें नसीम साहब ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक है वो इंडिया से है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर मदर हैं वो कलकत्ता में रहा करते हैं, जबकि इनका जो ननियाल है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है। अक्सर ऐसा होता था कि जब हमारी समर वेकेशन आती थी तो मेरी मदर मुझे, मेरे भाई को और मेरी बहन को लेके कश्मीर चले आती थी और हम लोग वहाँ पे तकरीबन 1 महीना गुजारते थे, और 1 महीना गुजारने के बाद वापस अपने घर, अपने शहर आ जाया करते थे। 2003 में जब हमने मैट्रिक के पेपर दिए थे तो ऐसा ही हुआ कि जो मेरी मदर थी वो मुझे, मेरे भाई को, मेरी बहन को, हम सबको लेके कश्मीर आ गईं। मेरी नानी का जो घर था वो एक विलेज के अंदर मौजूद था और बहुत बड़ा सा घर था। मैं क्योंकि टीन एज में मौजूद था तो मेरी नई नई आदत हुई थी कि मैं खाने के बाद सिगरेट पिया करता था। अब जब मैं अपने शहर में होता था तो सिगरेट पीने के लिए गलियों में बाहर निकल जाया करता था, लेकिन नानी के घर में मुझे थोड़ी सी परेशानी थी कि मैं सिगरेट कहाँ पे पीऊँ। कभी कभी मैं ऊपर चला जाता, चुपके से सिगरेट पी लेता, और कभी कभी मैं वॉशरूम में सिगरेट पी लेता। अब मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैंने नानी के घर में सिगरेट पीना जारी रखा तो एक दिन मेरी मार पड़ेगी और यकीनन मैं पकड़ा जाऊंगा। इसी खौफ से मैंने एक दिन ऐसा किया कि रात के तकरीबन 10, साढ़े 10 बजे का टाइम था। अब क्योंकि ये विलेज था, यहाँ पे आमतौर पे लोग 8 बजे या 9 बजे सो जाया करते थे, तो वैसे ही जो मेरी नानी के घर वाले थे सारे के सारे लोग सो चुके थे, और मैं चुपके से पिछले गेट से निकला और मैंने सोचा कि दूर खेतों में चला जाता हूँ, वहाँ जाके सिगरेट पी लेता हूँ। खैर मैं सिगरेट पीता पीता खेतों की तरफ आ गया। अब खेतों के साथ ही एक रोड था जो हाईवे की तरफ जा रहा था, और मैं मुसलसल वहाँ पे खड़ा हुआ बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके खेतों के अंदर से मुझे मूवमेंट महसूस हो रही थी
और ऐसा लग रहा था कोई खेतों में मौजूद है जो अपने आप को कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है, और उसके ऐसा करने से पत्ते और खेत हिलना शुरू हो जाते हैं और एक आवाज़ क्रिएट होती है। मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कोई गाय हो, कोई जानवर हो जो खेतों के अंदर मौजूद हो, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही हो। खैर, मैं काफ़ी देर से सिगरेट पी रहा था और अब मेरा इरादा यही था कि वापस चला जाता हूँ। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो एकदम से मैंने देखा कि खेतों के अंदर से एक तकरीबन 7 या 8 साल का बच्चा बाहर निकल के आया है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसका जो कद है वो मुश्किल से 4-4.5 फीट के दरमियान है, लेकिन उसकी जो नाक है वो बहुत एक्स्ट्रा बड़ी है, यानी कि जैसे आमतौर पे बच्चों की नाक हुआ करती है वैसी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी सी नाक है। और उसकी जो आंखें हैं बहुत छोटी छोटी सी आंखें हैं। खैर, जैसे ही ये बच्चा खेतों से निकल के मेरे सामने आया तो मैं उसको देखने लगा और मैं हैरान था कि इसकी शक्ल कितनी अजीब है। आमतौर पे गाँव में, खेतों में जो बच्चे होते हैं वो मगरिब के बाद तक या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक सो जाया करते हैं। मैं बड़ा हैरान था, ये बच्चा इतनी रात में इस वीराने में या हाईवे वाले रोड पे क्या कर रहा है। मैं उसको देख रहा था, वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। और जब उसने मुस्कुराना शुरू किया तो मैंने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उससे पूछा कि बेटा, तुम इतनी रात में इस अकेले रोड पे या इन खेतों के दरमियान क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते एक पतली सी आवाज़ में उसने मुझे कहा कि हम लोगों का यही टाइम है, हम इसी टाइम यहाँ पे आते हैं और रोज़ाना यहाँ पे खेला करते हैं। मैंने जब उसका ये जवाब सुना तो मैं हैरान था, क्योंकि वो अकेला मौजूद था और वो कह रहा था कि हम लोगों का ये टाइम है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे अलावा कौन कौन है जो तुम्हारे साथ खेला करता है। मेरा इस सवाल सुन के वो दोबारा से मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अभी वो भी आने वाले हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं वापस मुड़ता हूँ, मेरा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। खैर, जैसे ही मैं वापस मुड़ा तो वो लड़का मुझे कहने लगा, आप जा कहाँ रहे हैं? अभी तो आप रुकें, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। ये सुनने के बाद मुझे वो बच्चा बड़ा पुरस्कार लगा और मैं वहीं रुक गया। मैंने सोचा कि वेट करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर इसके दोस्त हैं कौन। टीनेज थी, जज्बा बहुत था और इतनी जल्दी डरने वाले भी नहीं थे, और अपने आप को साबित करने का भी बहुत शौक था। खैर, मैं वहां पे रुक गया और अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो जो लड़का था वो मुझे आंखों के इशारे से कहने लगा जैसे कि अपने पीछे देखें। पहले मेरी समझ नहीं आया, मैं उससे पूछने लगा कि क्या बोल रहे हो। अब उसने बाकायदा उंगली उठाई और उंगली उठाने के बाद बाकायदा बैक साइड पे इशारा करने लगा। जैसे ही मैं पलटा, मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि मेरे सराउंडेड, यानी मेरे चारों तरफ तकरीबन 7 या 8 लड़के खड़े हुए हैं और उनकी भी उम्र इसकी उम्र की तरह है, 7-8 साल के हैं, वैसे ही कद है और वैसे ही इनकी हूबहू शक्ल है। अब जब मैंने इसकी शक्ल दोबारा से देखी और फिर उनको दोबारा देखा तो इन सब की जो शक्लें थीं वो एक जैसी शक्लें थीं, यानी कि मेरे चारों तरफ 7 या 8 लड़के एक जैसी शक्लों के खड़े हुए थे। वही 7 या 8 साल की उनकी उम्र थी और सारे के सारे अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है और अब मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से निकल जाऊं। खैर, मैंने साइड की तरफ बढ़ना शुरू किया और जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो आयत मैंने पढ़ना शुरू की और जितना तेज़ हो सकता था उस रोड से मैंने भागना शुरू किया। जैसे तैसे भागता गिरता पड़ता मैं अपने घर पहुंचा और जैसे ही मैं नानी के घर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही मैं एकदम से बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चारों तरफ मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे पेरेंट्स, मेरे नाना नानी खड़े हुए थे और उनमें से कुछ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुझे होश आ गया। कुछ लोग मुझ पे दम दुरूद कर रहे थे और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था, तुम इतनी जोर से क्यों चीखे थे और तुम बेहोश क्यों हुए थे। खैर,
जब मेरे सेंसेस बहाल हुए, मेरी तबीयत बेहतर हुई, तो मैंने अपने घर वालों को सारा का सारा वाकया बताया। लेकिन उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला था। पहले तो मेरे नाना नानी ने, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत डांटा और मुझे कहा कि इस गांव में, ख़ास तौर पे उस रोड पे जो हाईवे की तरफ जाता है, इस तरह के बच्चे या इस तरह की चीज़ें नज़र आती रहती हैं। इसीलिए ना कोई बच्चा ना कोई बड़ा रात को 8 बजे के बाद बाहर निकलने की कोशिश करता है और ना ही बाहर जाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, हमारी हिफाजत करे, हर बला हर मुसीबत से बचाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।